नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और अब तक के समाचार लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर में होगी शुरू। कल से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली चुनाव में प्रचार चरम पर, अमित शाह और नड्डा की जनसभाएं आज। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आप के लिए करेंगे प्रचार। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष बैठक। निज्जर हत्याकांड में झूठे निकले भारत पर लगाए गए कनाडा पीएम जस्टिस ट्रूडो के आरोप। कनाडा कमीशन की रिपोर्ट में खुलासा, हत्या में किसी दूसरे देश का कोई निश्चित संबंध नहीं। और अमेरिका के वॉशिंगटन में यात्री जेट और सेना के विमान में टक्कर, पोटमैको नदी में गिरा मलबा, 18 शव हुए बरामद। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू होगा। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार की ओर से ये जानने की कोशिश होगी कि विपक्ष किन मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है। वहीं विपक्ष के नेता भी ज्वलंत मुद्दों के साथ सरकार के सामने होंगे। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की बैठक खत्म हो गई है। समिति ने 656 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। विधेयक को 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पारित किया जा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। भारत को बदनाम करने की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चाल बेनकाब हो गई है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब कनाडाई आयोग की रिपोर्ट ट्रूडो के आरोप को झूठा साबित कर रही है। कनाडा के सार्वजनिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में किसी विदेशी राज्य से कोई निश्चित संबंध नहीं है। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थानों में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच शीर्षक वाली ये रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि कनाडा के पास इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंट शामिल थे। इससे एक राजनयिक विवाद पैदा हो गया था और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।
और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 4 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। बिजवासन से भाजपा विधानसभा उम्मीदवार कैलाश गहलोत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्षेत्र के मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में सपा आपका साथ देगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव का उत्तरी दिल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी जनादेश को साधने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान चला रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी संदिग्ध गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी और शराब बरामद की है। तलाशी के दौरान गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर भी मिले हैं। इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही एक गाड़ी पकड़ाई, सियासी घमासान तेज होने लगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी को जमकर घेरा है, आम आदमी पार्टी को। और दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर अपने उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क को उजागर करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि जब आपकी स्थापना हुई थी तो कहा गया था कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ 3C यानी करप्शन, क्राइम, कैरेक्टर से संबंधित आरोप हैं तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बिजवासन से आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके खिलाफ कई पुलिस मामले दर्ज हैं। ये सामान्य मामले नहीं हैं। इनमें रिश्वत लेने, सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले शामिल हैं। कल पालम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने और इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। बिजवासन से आपने सुरेंद्र भारद्वाज को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्य रूप से जो मैंने कारण दिए कि क्यों रिजाइन कर रहे हैं, कि उसमें सबसे पहला रिजाइन करने का कारण मैंने बताया। मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे आम आदमी पार्टी बनी, वहां से कहीं ना कहीं उसके एथिक्स और प्रिंसिपल जो हैं उससे डाइल्यूट हो रहे हैं। कि जितने तमाम वादे आम आदमी पार्टी ने किए वो सारे अधूरे हैं। बड़े दुख के साथ और बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिजवासन को आम आदमी पार्टी ने किस तरह का कैंडिडेट दिया है, जिसके अगेंस्ट एक नहीं अनेकों पुलिस केस FIR रजिस्टर्ड है। और दिल्ली में पंजाब सरकार वाला संदिग्ध वाहन मिलने पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। गाड़ी के अंदर क्या मिला, वो कहां से खबर आई, वो भी तो पता करना चाहिए। जो उसमें पैसे दिखते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के मफलर और तमाम चीज़ें उसमें दिखती हैं, वो सब कहाँ से आया। इनका ये लगता है कि जब कोई चीज़ फर्जी जाती है, फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। और दिल्ली चुनाव से पहले संदिग्ध वाहन में नोटों के बंडल और शराब बरामद मामले पर आपके नेता संजय सिंह ने भाजपा पर ही फर्जी नंबर की गाड़ी प्लांट करने का आरोप लगा दिया है। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है, फर्जी नंबर की गाड़ी। कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुसा है, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? और आप मुझे बताइए, इस साजिश में बीजेपी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन नहीं शामिल है तो कैसे ये संभव हो पाया?
और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं इससे पहले भी 23 दिसंबर को केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई टल गई थी। केस में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी थी। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश भी दिए थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर देश आज शहीद दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा निर्देशों पर नजर डालें तो अब से मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों की एंट्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और झारखंड में विकास के दावों के इतर कई क्षेत्र अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। राजधानी रांची से सटे गांव का हाल बेहाल हो तो फिर दुर्गम इलाके की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। देखिए, राजधानी रांची से महज 25 किलोमीटर दूर सीसीपीडी गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां ना तो पक्की सड़क है ना ही जल की व्यवस्था है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। झारखंड में हवाई साबित होते विकास के दावे। झारखंड सरकार के लाख दावों के बाद भी ज्यादातर क्षेत्र विकास से काफी दूर। राजधानी रांची से महज 25 किलोमीटर दूर गांव का हाल बेहाल। आजादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोग। बुनियादी जरूरतों से भी वंचित है गांव के लोग। सीसीपीडी गांव में न तो पक्की सड़क और न ही शुद्ध जल की व्यवस्था। झारखंड में विकास की चाल चिंता पैदा करने वाली है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई गांव में विकास की किरण अब तक नहीं पहुंच पाई है। दूर दराज के दुर्गम इलाकों की बात तो छोड़िए, राजधानी रांची से सटे गांव भी
बेहाल हैं। देश जहां विकसित राष्ट्र के सपने संजो रहा है, वहीं रांची के समीप नामकुम के सीसीपीडी गांव बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। राजधानी रांची से मात्र 25 किलोमीटर दूर यह गांव विकास के दावों की पोल खोल रहा है। यहाँ ना तो पहुँचने के लिए पक्की सड़क है और ना ही लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध जल। यहाँ डोभा भी ठीक नहीं है, पानी इसी से पीते हैं, खाते हैं, बैल बकरी भी, कपड़ा उपड़ा सब धोता है। इस गांव में ग्रामीण कच्चे कुएं, जिसे डाड़ी कहा जाता है, उस पर पूरी तरह निर्भर है। यह डाड़ी भी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, फिर पानी की तलाश और बढ़ जाती है। यहाँ के लोग तंत्र की लापरवाही की वजह से दूषित पानी पीने को विवश हैं। डोभा में जब हम नहाते हैं तो कपड़ा उड़ा सब धोते हैं, फिर बैल बकरी सब चीजें पीता है, खाता है। कष्टदायक बात यह भी है कि इस इलाके में पक्की सड़क का भी अभाव है, जो पानी की तलाश और आवागमन को और मुश्किल बना देता है। बीमारी की हालत में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। सीसीपीडी में आने जाने के लिए रास्ता भी पूरा कच्ची है, जिसमें आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, खुले में शौच मुक्त झारखंड की परिकल्पना भी यहाँ तार तार होती नजर आती है। महिलाएं अब भी खुले में शौच को विवश है, जिसके कारण महिलाओं को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय और बरसात के दिनों में उनकी परेशानी चरम पर होती है। शौचालय भी नहीं है, जंगल तरफ जाते हैं शौचालय करने के लिए, पानी पीने के लिए दूर होता है। विकास की किरणों से महरूम इस गांव की कहानी तंत्र की विफलता का जीवंत प्रमाण है। देश में विकास और जन कल्याण की दर्जनों योजनाओं की भरमार है, बावजूद इसके मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के ग्रामीणों की तड़प तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है, जिस पर चिर निंद्रा में सोई व्यवस्था को जगने की जरूरत है, ताकि देश के अन्य हिस्सों में बहती विकास की बयार यहाँ तक भी पहुँच सके। रांची से डीडी न्यूज के लिए सरिता और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।